नमस्कार बच्चों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जो मॉडल पेपर जारी किया है कक्षा 10 की गणित के लिए उसको हम पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट हैं, वहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इसका 7वां पार्ट। 7 नंबर में हमें क्या दे रखा है। 7वां प्रश्न, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली में से ये प्रश्न है। हमें बेलन की ऊंचाई दे रखी है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेके चलते हैं। 7 नंबर सबसे पहले दिया गया है एक तो हमें दे रखी है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई को हम लिखते हैं h से। h बराबर हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर और एक दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 968 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो वो सूत्र लिखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और बराबर में है 968। जो चीज़ें दे रखी हैं उनके मान लिख दें। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान त्रिज्या है वो हमें ज्ञात करनी है, तो आर की जगह आर, और गुणा में एच ऊंचाई हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर और बराबर में है 968। हमें आर का मान ज्ञात करना है, तो जो संख्याएं आर के गुणा और भाग में वो दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो बाईं तरफ बचेगा आर बराबर में 968 है। इसके गुणा में तो आ जाएगा 7, क्योंकि 7 भाग में गुणा में आ जाएगा, और 2 गुणा 22 गुणा 11 ये गुणा में दे रखें, तो 2 गुणा 22 गुणा 11 ये सभी 968 के भाग में आ जाएंगे। अब ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग दे देंगे। सबसे पहले हम देखें 968 में इकाई का अंक 8 है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग दें तो ये जाएगा 484 बार, और 2 में 2 का भाग है वो जाएगा 1 बार। अब 484 है वो 22 का वर्ग होता है, इसमें 22 का भाग चला जाएगा। 22 में 22 का भाग 1 बार, और 84 के अंदर ये भाग जाएगा 22 बार। अब 22 और 11 दोनों 11 के पाड़े मारे हैं, तो दोनों के अंदर 11 का भाग दे देते हैं। 11 के अंदर 11 का भाग 1 बार और 22 में जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे हमारे पास r बराबर रह गया 2 गुणा 7, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी थी। आगे 8 नंबर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें एक तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और वृत्त का एक चाप है वो केंद्र के ऊपर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो उस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चाप क्या होता है। तो 8 नंबर, हमें एक वृत्त दे दिया और वृत्त के जो बाह्य भाग होता है, इस बाह्य भाग को हम कहते हैं वृत्त की परिधि, और परिधि का एक छोटा सा भाग ले लें तो परिधि के एक छोटे भाग को हम कहते हैं चाप। वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं केंद्र। अब जो वृत्त का चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब चाप के दोनों सिरों को हम केंद्र से मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा वो कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री, और केंद्र से परिधि तक की दूरी ये होती है वृत्त की त्रिज्या, और ये हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और एक दे रखा है चाप द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। जो वृत्त का क्षेत्रफल प्रश्नावली है उसके अंदर हमें चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, और इन तीनों के लिए ही हमें r और थीटा की आवश्यकता होती है। एक तो त्रिज्या r और एक बनाया गया कोण थीटा। यहाँ पे हमें r और थीटा दोनों दे रखें, तो चाप की लंबाई के सूत्र से चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री।
360 और 2 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 360 में 2 का भाग चला जाएगा 180 बार। तो यहाँ पे सूत्र बचेगा चाप की लंबाई का पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 गुणा में आर त्रिज्या में दे रखी है 14 सेंटीमीटर, फिर गुणा में थीटा कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री और भाग में है 180 डिग्री। समान संख्याओं का ऊपर नीचे भाग दे देंगे। 60 और 180 दोनों में 10 का भाग जा रहा है, तो 60 में 10 का भाग 6 बार और 180 में 18 बार। इनकी एक शून्य से एक शून्य कैंसिल कर देंगे। 6 और 18 दोनों 6 के पाड़े मारिए। 6 के अंदर 6 का भाग 1 बार और 18 के अंदर 6 का भाग 3 बार। 14 के अंदर 7 का भाग चला जाएगा, 7 के अंदर 1 बार और 14 के अंदर 2 बार। अब ऊपर 22 और 2 बचे हैं और नीचे 3 है, इनका आपस में भाग नहीं जा रहा है, तो ऊपर की संख्याओं का ऊपर गुणा कर देंगे। 22 का 2 से गुणा, 22 दूनी 44 और भाग में है 3। मात्रक हमें सेंटीमीटर दे रखा है, तो चाप की लंबाई का मात्रक आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि चाप की लंबाई ये क्या है, दूरी है और दूरी का मात्रक हमेशा इकाई होता है। 44/3 इसे लिख सकते हैं और दूसरा 44 के अंदर 3 का भाग देके इसे दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। आगे 9 नंबर प्रश्न, ये 9वीं प्रश्नावली से ऊंचाई और दूरी वाली। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। 49 कोण इसे कहते हैं उन्नयन कोण। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो हमें ज्ञात करना है। ऐसा ही प्रश्न एक एवसायदा के अंदर भी आया था। वहाँ पे हमें मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान दे रखी थी और हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना था। यहाँ पे दोनों की लंबाई अलग अलग दे रखी है। तो 9 नंबर इसके अंदर हमें एक दे रखी है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे। तो सबसे पहले ये हमने मान लिया कि एक धरातल है, जमीन का एक भाग है और इसके ऊपर एक खंबा ऊर्ध्वाधर खड़ा है जिसकी ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 6 मीटर। खंबे के और जमीन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। हम ये मान लेते हैं कि खंबा है वो ए से बी तक है और इसकी जो छाया है वो बिंदु सी तक बनती है और ए से सी तक की जो दूरी है, छाया की लंबाई है वो हमें दे रखी है 2√3 मीटर। अब छाया के अंतिम बिंदु को खंबे के शीर्ष से मिलाएंगे तो ये होगा सूर्य द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण। इसे हम मान लेते हैं कोण थीटा। तो कोण थीटा का मान है वो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, जो कोण हमें दे रखा है उसके सामने की भुजा लंब और जो तीसरी भुजा बचेगी वो होती है आधार। अब हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो हम वो दो भुजाएं लेंगे जिनकी माप हमें दे रखी है। यहाँ पे हमें लंब और आधार की माप दे रखी है और भुजाओं के अनुपात के रूप में अगर हम देखें लाल बट्टा कक्का से, तो लंब बट्टा आधार है वो बराबर होता है tan के। तो यहाँ पे हम tan का जो त्रिकोणमितीय फलन है वो काम में लेंगे। तो मानना, सबसे पहले उन्नयन कोण को मान के चलते हैं कि मानना उन्नयन कोण थीटा है, त्रिकोणमितीय फलन से या त्रिकोणमितीय अनुपात से, त्रिकोणमितीय अनुपात से। अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लंब और आधार के रूप में संबंधित होता है tan, तो tan काम में लेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, जो मान हमें दे रखा है वो मान लिख देंगे। tan थीटा कोण का मान हमें ज्ञात करना है बराबर लंब भुजा, ये हमें इसकी माप दे रखी है 6 मीटर बट्टे आधार भुजा की माप दे रखी है 2√3 मीटर। अब आगे इसको हल करेंगे तो tan थीटा बराबर ऊपर 6 और नीचे 2 है, दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 2 में 1 बार और 6 में 3 बार। ऊपर 3 है और नीचे √3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। कोई भी संख्या है उसे वर्गमूल लगाकर ऊपर स्क्वायर लगाकर लिख सकते हैं। भाग में हमें दे रखा है √3, तो √3 में √3 का भाग है वो एक बार चला जाएगा, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा √3। अब कोण के रूप में हम देखते हैं कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो कोण के रूप में हम देखें तो tan 60 डिग्री का मान है वो √3 होता है, तो √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर √3 की जगह आ जाएगा tan 60 डिग्री। एक तरफ हमें त्रिकोणमितीय फलन थीटा के रूप में या किसी कोण के रूप में दे रखा हो, संख्यात्मक मान ना देके
जैसे कि थीटा, अल्फा, बीटा इस रूप में दे दे और आगे हमें एक संख्यात्मक मान दे दे, तो उस संख्यात्मक मान को उस त्रिकोणमितीय फलन के कोण के रूप में लिखेंगे। अब टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री, एक तरफ टेन 60 डिग्री है तो दूसरी तरफ अगर टेन 60 डिग्री होगा तभी इन दोनों की माप है वो समान होगी। इसका मतलब टेन की जगह तो टेन है तो कोण थीटा की जगह कोण आएगा 60 डिग्री, तो प्रकट करता है कि कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री आ गया और यही हमें ज्ञात करना था। आगे 10 नंबर, ये भी 9वीं प्रश्नावली का प्रश्न है। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी। हमें क्या दे रखा है, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, हमें एक नदी दे रखी है और इस नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। ये तो हमें दे दी नदी और नदी के ऊपर एक बना हुआ है पुल। इस पुल की ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 20 मीटर। तो ऊंचाई हमेशा लंबवत दूरी होती है, तो ये जो लंबवत दूरी है वो हमें 20 मीटर दे रखी है और इस पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण अगर हमें दिया गया है इसका मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे पुल पे खड़े हुए हैं और नदी के अंदर एक नाव है, उस नाव को हम देख रहे हैं, तो ये हमारी दृष्टि रेखा होगी। किसी बिंदु से हम कोई वस्तु देखते हैं तो जो सीधी रेखा होती है उसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। और इस नाव को देखने पर अवनमन कोण है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। अवनमन कोण क्या होता है कि अगर हम ऊपर खड़े हुए हैं तो यहाँ पे जब हम सामने देखेंगे तो ये जो रेखा होगी इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा से हमने नीचे की तरफ कितने डिग्री कोण पर देखा वो होता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण, ये जो कोण है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। अब क्योंकि क्षैतिज रेखा है वो हमेशा धरातल के समांतर होती है और जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जेड की आकृति में बना कोण हमेशा समान होता है। यहाँ पे जो जेड की आकृति में ये कोण बन रहा है इस कोण की माप है वो समान होगी, इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। तो ऊपर वाला कोण 30 डिग्री है तो नीचे वाला कोण है वो भी 30 डिग्री होगा। अब नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, हम ये मान लेते हैं कि पुल की ऊंचाई है वो ए से बी तक की दूरी है और जो नाव है वो बिंदु सी पर है। बिंदु सी से नाव को बिंदु ए तक आना है तब ये पुल के पास पहुंच जाएगी, तो हमें सी से ए तक की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। सी से ए तक की दूरी है वो हम मान लेते हैं एक्स मीटर। तो हम मान के चलेंगे, माना नाव एक्स मीटर की दूरी तय करती है, एक्स मीटर की दूरी तय करती है, या ऐसा लिख सकते हैं कि माना नाव को पुल तक पहुंचने में x मीटर दूरी तय करनी होगी। अब क्योंकि पुल की ऊंचाई है वो हमेशा एक लंबवत दूरी होती है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा नदी के साथ वो कोण 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। त्रिभुज के अंदर जो कोण हमें दे रखा है समकोण के अलावा उसके ठीक सामने की भुजा लंब होती है और जो तीसरी भुजा होती है वो होती है आधार। अब यहाँ पर जो हमें मान दे रखा है वो तो लंब भुजा का दे रखा है और जो ज्ञात करना है वो आधार भुजा पे है। तो हम लंब और आधार के रूप में त्रिकोणमितीय संबंध देखेंगे कि किस त्रिकोणमितीय फलन का लंब और आधार में संबंध होता है, तो वो संबंध होता है tan का। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में त्रिकोणमितीय संबंध से, त्रिकोणमितीय संबंध से, इसमें त्रिकोणमितीय संबंध देखेंगे तो त्रिकोणमितीय संबंध tan का बनेगा। अब यहाँ पे जो अवनमन कोण हमें दे रखा है तो उससे हमारे पास जो कोण बनाए वो बनाए कोण C, तो tan C बराबर ये होगा लंब बट्टे आधार। जो मान हमें दे रखा है वो मान लिखेंगे। tan C, कोण C है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री बराबर लंब भुजा की माप हमें दे रखी है 20 मीटर बट्टे आधार भुजा C से A तक की दूरी, और ये हम मान के चलें x मीटर। tan 30 डिग्री का मान लिखेंगे तो त्रिकोणमितीय सारणी से tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बराबर में है 20/x। दोनों तरफ एक एक भिन्न संख्या आ गई और जब दोनों तरफ एक एक भिन्न संख्या आ जाए तो हम वहाँ पे वज्र गुणा करते हैं। तो वज्र गुणा करने पर
x का गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1x, फिर बराबर का चिन्ह 20 का गुणा करेंगे √3 से तो 20 गुणा √3, तो x बराबर आ गया 20 √3। और x है क्या, नाव को पुल तक आने में तय की गई दूरी। तो हम लिख देंगे कि अतः नाव को पुल तक आने में x मीटर दूरी तय करनी होगी और x का मान है 20√3, तो 20√3 मीटर दूरी तय करनी होगी और यही चीज हमें ज्ञात करनी थी। अब इसके बाद में खंड ब, खंड ए के सभी प्रश्न हमने कर लिए हैं। सभी प्रश्न 1-1 नंबर के थे और खंड ब के अंदर जो सभी प्रश्न है वो 2-2 नंबर के हैं। खंड ब शुरू होता है प्रश्न नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहली प्रश्नावली का प्रश्न है। तो पहली प्रश्नावली का जो ये प्रश्न है, ज्यादातर परीक्षाओं में यही मिलता है कि जो हमें रूट के अंदर संख्या दे रखी है उसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस रूट की संख्या को हम परिमेय मान के चलेंगे। तो हम ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम दो संख्याओं के भाग के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर हम लिख सकते हैं p/q, जहां शर्त क्या है परिमेय संख्या की कि p व q परस्पर सह अभाज्य हैं तथा q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। ये परिमेय संख्या की शर्त है। इस शर्त का हमें खंडन करना है। सबसे पहले वर्गमूल दे रखा है तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग है वो तो हो जाएगा 2 और p/q दो संख्याएं भाग में तो दोनों का वर्ग अलग अलग होगा। p का वर्ग p² बट्टे q का वर्ग q²। अब q² भाग में तो ये दूसरी तरफ गुणा में आ जाएगी, या फिर हम 2 को लिख सकते हैं 2/1, दोनों तरफ एक एक भिन्न संख्या हो गई। तो यहाँ पर हम वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करने पर तो p² का गुणा 1 से करेंगे p², फिर बराबर का चिन्ह 2 का गुणा करेंगे q² से 2 गुणा q²। अब p² बराबर 2 गुणा q² आ गया। p² को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का p² के अंदर भाग है वो पूरा पूरा जाता है। तो प्रकट करता है कि p² 2 से विभाजित है। अब किसी संख्या के वर्ग में अगर 2 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। तो p के वर्ग में 2 का भाग जाता है तो हम लिख सकते हैं कि p है वो भी 2 से विभाजित है। p 2 से विभाजित है। p में 2 का भाग देंगे तो हमें कुछ भागफल प्राप्त होगा। वो भागफल हम मान लेते हैं कि a है। तो मानना p का दूसरा गुणनखंड जो भागफल प्राप्त होगा वो इसका दूसरा गुणनखंड होगा। तो p का दूसरा गुणनखंड a है। अब क्योंकि p के अंदर हम 2 का भाग दे रहे हैं और भागफल हमें a प्राप्त हुआ है, तो जो शेषफल परिमेय उसके अनुसार भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। तो यहाँ से हम p बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा a। p² बराबर 2q² आया था, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1। और p बराबर 2 गुणा a आया, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से p का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में जहाँ पर भी हमें p दिखाई देगा उसकी जगह 2 गुणा a लिख देंगे। तो p² p की जगह 2 गुणा a और इसकी घात दे रखी है 2, बराबर में हमें दे रखा है 2q²। दो संख्याएं गुणा में इनका वर्ग करेंगे तो दोनों का वर्ग अलग अलग होगा। 2 का वर्ग और गुणा में आ जाएगा a का वर्ग और बराबर में है 2q²। 2 का वर्ग होता है 4 गुणा में a²। हमें यहाँ पे q² को अलग करना है क्योंकि हमने p का एक गुणनखंड 2 लिया है। p 2 से विभाजित है, इसका मतलब p का एक गुणनखंड 2 है। तो हमें q का भी एक गुणनखंड 2 सिद्ध करना है। तो q² को अलग करेंगे। q² के गुणा में 2 है, ये दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा और बराबर में बचेगा q²।
4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, ये चला जाएगा 2 बार, तो 2a² बराबर आ गया q²। तो इसको हम लिख सकते हैं q² बराबर 2a²। अब q² है वो दो संख्याओं के गुणा के रूप में आ गई, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का भाग है वो q² के अंदर पूरा पूरा जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि q² है वो 2 से विभाजित है, q² 2 से विभाजित है। अब किसी संख्या के वर्ग में एक अभाज्य संख्या का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब q² में अगर 2 का भाग जाता है तो q है वो भी 2 से विभाजित है। अब पीछे हमने प्राप्त किया था कि p है वो 2 से विभाजित है और q भी 2 से विभाजित है, और हम लेके चले थे कि p और q हैं वो सहअभाज्य हैं। इसका मतलब उनमें समान संख्या का भाग नहीं जाता है, जबकि यहाँ पे दोनों के अंदर समान संख्या 2 का भाग जा रहा है, तो उस शर्त का उल्लंघन हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रकट करता है कि p व q दोनों 2 से विभाजित हैं। अब दोनों 2 से विभाजित हैं तो जो हम पहले मान के चले थे उसके क्या ये विपरीत है, जो कि पूर्व धारणा के, जो कि पूर्व धारणा या पूर्व मान्यता के विपरीत है। तो हम जो लेके चले थे वो फिर क्या है, गलत है। हम लेके चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो प्रकट करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ है वो पहले की अवधारणा से विपरीत प्राप्त हुआ है, तो जो हम पहले लेके चले थे उसके विपरीत प्राप्त होगा। पहले लेके चले थे √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे प्राप्त होगा, प्रकट करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है प्रश्नावली नंबर 2 का। यदि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक 3/2 और -1/3 है, तो शून्यंकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक और गुणांकों के बीच में दो संबंध है, एक तो योग का, कि शून्यकों का जो योग है वो बराबर होता है -b/a के, और जो दूसरा संबंध है वो है गुणा का, और गुणा के रूप में शून्य और गुणांकों में संबंध है कि शून्यकों का जो गुणा है वो बराबर होता है c/a के, यानी कि अचर पद बट्टा x² का गुणांक, और योग होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। तो इस संबंध को हम यहाँ पे सत्यापित करेंगे, उसकी सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि दिया गया बहुपद है, बहुपद यहाँ पे चर राशि x दे रखी है, तो बहुपद को px से लिखेंगे। px बराबर दे रखा है 6x² माइनस में 3 और माइनस के 7x। सबसे पहले इसको व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। सबसे पहले 2 घात का पद 6x², उसके बाद में 1 घात का पद जो हमें दे रखा है माइनस के 7x, और उसके बाद में अचर पद माइनस के 3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें गुणांक प्राप्त करने हैं। जब तक गुणांक प्राप्त नहीं होंगे उनके बीच का संबंध है वो ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो हमें बहुपद दे रखा है उसकी तुलना इसके व्यापक रूप से करेंगे। तो बहुपद px की तुलना बहुपद px की तुलना व्यापक रूप, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इससे करने पर अब व्यापक रूप से तुलना करेंगे, तो व्यापक रूप में x² के गुणा में a है, और जो हमें बहुपद दे रखा है उसके x² के गुणा में 6 है, तो यहाँ पे a का जो मान है वो तो आ गया 6। अब व्यापक रूप में x का गुणांक है वो b दे रखा है, x के गुणा में b है, और जो हमें बहुपद दे रखा है उसमें x के गुणा में -7, तो यहाँ पे b की जगह आ गया -7। व्यापक रूप में अचर पद को c से लिखा है, और जो हमें बहुपद दे रखा है उसमें अचर पद है -3। अब हम देखें शून्य का हमें क्या दे रखें, तो शून्य का हमें दे रखें 3/2 और -1/3। तो px के दो शून्यक, px के दो शून्यक, पहले शून्य को हम लिख देंगे अल्फा से। अल्फा बराबर तो हमें दे रखा है 3/2, और दूसरा शून्यक है उसे लिखेंगे बीटा से, और दूसरा शून्यक है वो हमें दे रखा है -1/3, तो बीटा बराबर आ गया -1/3। अब हम शून्यकों का योग करते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग पहला शून्य है अल्फा और दूसरा शून्य है बीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे। अल्फा का मान है 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। 3/2 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, चिन्ह आएगा -1/3। भिन्न के रूप में दे रखा है तो लघुत्तम लेके हल करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली संख्या 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा 6, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या और लगातार अभाज्य संख्या, लगातार अभाज्य संख्याओं का या फिर दो हमें अभाज्य संख्या दे रखी है तो उनका जो लेस है वो ज़्यादातर उनके गुणनफल के बराबर होता है। 6 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा और फिर 3 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, आगे चिन्ह माइनस का। 6 के अंदर 3 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 9 में से अब 2 घटाएंगे 7 और भाग में दे रखा है 6। ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तथा एक हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि जो हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है उसमें योग और गुणनफल दोनों है। शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा। अल्फा का मान दे रखा है 3/2 और गुणा में बीटा का मान है -1/3। दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, तो गुणा करने से पहले हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे चिन्ह केवल माइनस दे रखा है, जबकि इसके प्लस या माइनस में कोई और संख्या नहीं दे रखी है। इसका मतलब सारी संख्याएं गुणा और भाग में, तो ऊपर और नीचे की संख्या में समान संख्या का अगर भाग जा रहा है तो भाग दे सकते हैं। 3 के अंदर 3 का भाग है वो 1 बार जाएगा। दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं तो चिन्ह माइनस आएगा। ऊपर हमारे पास बचा है 1 और नीचे बचा है 2, तो इनका गुणनफल अल्फा बीटा बराबर आ गया -1/2, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है वो बराबर होता है -b/a के, तो -b/a का मान निकालते हैं। नाउ -b/a बराबर, तो माइनस की जगह माइनस चिन्ह, b का मान जो हमने गुणांक ज्ञात किए, b का मान है -7 और भाग में a का मान हमारे पास है 6, तो भाग में आ जाएगा 6, तो -b/a बराबर, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 7/6। अब 7/6 वो हमने समीकरण 1 में ज्ञात किया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है 7/6, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 7/6 लिख सकते हैं या 7/6 की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो -b/a बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये मान रखा है हमने समीकरण 1 से। पहला संबंध सत्यापित हो गया कि शून्यकों का योग है वो -b/a के बराबर है। तथा एक हम ज्ञात करेंगे c/a, तो c का जो मान है वो हमारे पास है -3 और जो a का मान है वो हमारे पास है 6, तो c की जगह तो हम लिखेंगे -3/a का मान 6, ऊपर माइनस चिन्ह, 6 और 3 दोनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो 3 में 3 का भाग 1 बार और 6 में 3 का भाग 2 बार। c/a बराबर आ गया -1/2, और समीकरण 2 में हम देखें अल्फा बीटा का मान भी -1/2 आया है, तो या तो c/a का मान है वो हम समीकरण नंबर 2 में रख दें, -1/2 की जगह c/a लिख दें, या फिर समीकरण 2 से -1/2 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा गुणा बीटा, तो यहाँ पर c/a बराबर -1/2 की जगह आ जाएगा अल्फा बीटा, और ये मान हमने रखा है समीकरण नंबर 2 से। तो दूसरा संबंध भी सत्यापित हो गया कि दो शून्यकों का जो गुणा है वो c/a के बराबर होता है, और यही हमें सत्यापित करना था।